दोस्तों नमस्कार। इस देश में जितने राजनीतिक प्रयोग गवर्नेंस के जरिए होने थे वह हो चुके हैं। इस देश में संवैधानिक परिस्थितियों के आश्रय जो राजनीति साधनी थी वो साधी जा चुकी है। नई परिस्थितियों में सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट अपनी ही साख को लेकर है, अपनी ही क्रेडिबिलिटी को लेकर है। और सरकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख देना चाहिए। और कमोवेश फुसफुसाहट के साथ यह ऐलान भी हो गया कि अब पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ होगा। सेवा तीर्थ ठीक उसी तर्ज पर जैसे लोक कल्याण मार्ग हुआ था, यानी देश में सरकार जिनके लिए है या जिनके बीच सरकार अपनी मौजूदगी दिखाना चाहती है, उसी के आश्रय यह सरकार टिकी रह सकती है। यह मैसेज अब सरकारी कामकाज के जरिए सामने आने लगा है। इसीलिए सरकार की फितरत बीते 10 बरस में कभी ऐसी रहती नहीं थी कि जो बातें कही गई 24 घंटे के बाद उस पर यू टर्न ले लिया जाए या पलट जाया जाए। पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष जो कर रहा है उसे कल ड्रामा कहा गया, और आज विपक्ष जो कर रहा है उस पर चर्चा कराने को सरकार तैयार हो गई। कल तक जिस बात का जिक्र था कि सरकार इस देश के भीतर मोबाइल में एक अपना ऐसा ऐप लगाना चाहती है जिसके जरिए शायद एक कवच का काम वो करेगा, विपक्ष ने कहा गलत बात। आप जासूसी करना चाहते हैं, आप हमारी निजता का जो स्वतंत्रता का हमें हक संविधान ने दिया है, आप उस पर चोट करना चाहते हैं, आप तानाशाह हो गए हैं। सरकार को लगा यह कौन सी बात है। उसने कहा तब आप इस ऐप को एक झटके में डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कल तक जो परमानेंट था आज उसे आप डिलीट कर सकते हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगला संकट सरकार के सामने यह है वो कौन सा निर्णय किस उम्मीद और आश्रय के साथ ले, जहां पर उसकी अपनी राजनीति उस लोकतांत्रिक दायरे के भीतर गवर्नेंस के जरिए कुछ ऐसी दिखाई दे जिसमें लगे कि हां वाकई सरकार काम कर रही है। क्योंकि अगर यह पुख्ता सबूत है कि वाकई चुनाव आयोग ने सरकार के लिए सारी व्यवस्था कर दी या उस व्यवस्था को करने की दिशा में वो बढ़ चली है, तो आज ही एक अखबार ने फ्रंट लाइन पे यह छाप दिया कि दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से सहमति उनके अपने इलेक्शन कमिश्नर की नहीं थी जो दूसरे नंबर के हैं। उन्होंने विरोध किया था कि आप जो करा रहे हैं उससे इस देश के आम नागरिकों को बड़ी मुश्किल होगी, बुजुर्गों को खास तौर से मुश्किल होगी, गरीबों को मुश्किल होगी, जो दिव्यांग हैं उनको और ज्यादा मुश्किल होगी। और इन मुश्किल हालातों को उस पन्ने को दबा दिया गया। सरकार के रास्ते चुनाव आयोग चल पड़ा। लेकिन अब सवाल यह है क्या वाकई पीएमओ के जरिए जो निर्णय इस दौर में लिए गए उसको पलटने और उलटने की जरूरत एक झटके में क्यों आन पड़ी, और अगर पड़ चुकी है तो क्या यह वाकई पीएमओ के भीतर का एक ऐसा क्राइसिस है जिसमें पीएमओ का ही नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया जाए तो लोग मान लें कि दरअसल यह तो एक दर्शन स्थल है, यहां पर तो ईश्वर विराजते हैं, तो क्यों नहीं उस आधार पर चला जाए। इस पर बात बाद में होगी, लेकिन पहले जरा एक एक सिलसिले को समझने की कोशिश कर लीजिए। क्योंकि मार्च 2026 में बेचे जाने वाले हर मोबाइल फोन में, यानी उसके बाद से जो भी मोबाइल फोन बिकेगा उसमें संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना मस्ट होगा, जरूरी होगा। यह बात कल कही गई थी। आज कहा गया कि कंज्यूमर अगर चाहे तो वह इस संचार साथी ऐप को डिलीट कर सकता है। स्मार्टफोन निर्माता को सुनिश्चित करना होगा कि यह ऐप हर हाल में ना तो डीएक्टिवेट किया जाए, ना ही इस पर किसी तरीके की पाबंदी लगे। यह बात कल कही जा रही थी।
आज कहा गया कंज्यूमर को मुश्किल है, हम कोई जासूसी करने तो निकले नहीं हैं, हम तो आपकी सुविधाओं के लिए निकले थे, तो आपकी जो इच्छा वो कर लीजिए। तो क्या वाकई इसका उपयोग जिन वजहों की वजह से जरूरत बताया गया था, उसमें कहा गया था कि मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाला जो नंबर होता है, इंटरनेशनल नंबर होता है मोबाइल का, उसके हिसाब से इस ऐप को बनाया गया है और कोई चोरी ना हो तो नेटवर्क के साथ ये कैसे जुड़े रहे और उसके जरिए वो आगे काम करे, इंस्टॉल इसको इसीलिए किया जा रहा है। अगला सवाल था, अगर इंस्टॉल आप उस नंबर के जरिए कर रहे हैं जो मोबाइल के नंबर के साथ जुड़ता है, तब तो आप व्हाट्सएप तक पहुंचेंगे, फोन कॉल तक पहुंचेंगे, या एक लिहाज से कहें, हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल इस तरीके के ऐप के जरिए, जो हमारे विशेषज्ञों के जरिए जो बातचीत हुई, उसमें बहुत साफ तौर पर निकल कर आया कि दरअसल ये पूरी की पूरी ऐप की प्रक्रिया किसी भी मोबाइल के भीतर, चाहे वह आई मैनेज करना हो, चाहे जीमेल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे स्काइप हो, यानी हर चीज में आपकी पहुंच इसके जरिए होती चली जाएगी। और शायद यही वो स्थिति थी जिसको लेकर लोग पेगासस को याद करने लगे। उस दौर में क्या हुआ था, हमें लगता है उससे पहले आज क्या हो रहा है, इसे पहले जान लीजिए और थोड़ा और समझ लीजिए। क्योंकि डीओटी की तरफ से कहा गया था कि नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाने के लिए, दूर संचार संसाधनों के दुरुपयोग को समझने के लिए यह पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। अब यहां पर सवाल था, जब यह IMEI के नंबर तक खुद ही पहुंच जाएगी और उसको पहले से इंस्टॉल किया गया होगा, तो फिर जो यूजर्स हार्डवेयर जो यूज कर रहा है और उसके भीतर जो सॉफ्टवेयर है, उन दोनों को आप मिक्स करने से कैसे अलग कर सकते हैं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि यह प्रयास 2023 में भी सरकार की तरफ से किया गया था। उस वक्त डीओटी जो कर रहा था उसका विरोध एप्पल ने किया था। एप्पल ने ट्राई के जो स्पैम रिपोर्टिंग ऐप को इंस्टॉल करने के नियमों का खुले तौर पर विरोध कर दिया था और ट्राई ऐप की परमिशन में SMS और कॉल लॉग तक पहुंच शामिल थी। इसमें क्यों नहीं होगी, यह उसके आगे की कड़ी है। लेकिन सरकार ने आज एक झटके में जो बातें आकर कही, उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि तमाम फ्रंट खोल दिए गए। एक तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता आ रहे हैं, दूसरी तरफ कम्युनिकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं जो अश्विनी वैष्णव है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल कर आए और उन्होंने कहा क्या जरूरत है इसकी, आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिए। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, either the calls that you receive or the calls that you make. संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। यहां यह सवाल आपके जहन में आ सकता है कि अब वाकई सरकार डिफेंसिव मोड में आ गई, या डिफेंसिव मोड में क्यों आ गई? क्या वाकई कोई निर्देश पीएमओ के जरिए, या कहें सेवा तीर्थ के जरिए निकल कर आया कि जनता के भीतर उलझन है, या फिर जो बीजेपी का वोटर है या जो सत्ता का प्रिय वोटर है वह तो मान लेगा, बाकियों के भीतर कुछ सवाल होगा। और इस देश के भीतर हर हाथ में मोबाइल है, तो क्या यह मोबाइल में निगरानी के लिए इस तरीके के ऐप को इंस्टॉल किया जा रहा है? यानी एक झटके में बात 4 बरस या कहें 5 बरस
पुरानी परिस्थितियों में लाकर इस देश को खड़ा कर रही है। जब सवाल पेगासस का था, अगर उस दौर में भी आप चले जाइएगा तो उस दौर में जो पेगासस को लेकर जो सवाल इस देश में उठे थे और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिन बातों को लेकर सुनवाई हो रही थी, अगर उस पर भी आप गौर कीजिएगा तो जाहिर है उस वक्त के सीजीआई रंजन गोगोई इसके शिकार हुए थे। सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आया था और इस देश के भीतर तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम जर्नलिस्ट, तमाम सोशल एक्टिविस्ट सभी तो इसके दायरे में आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी, टेक्निकल कमेटी, जिसको जस्टिस आर.वी. रविंद्रन अगुवाई कर रहे थे, उसमें आईपीएस आलोक जोशी भी थे, उसमें इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के रह चुके चेयरमैन डॉक्टर संदीप ओबेराय भी थे, उसमें नवीन कुमार चौधरी भी थे जो कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक में काम कर चुके हैं, आईआईटी मुंबई से जुड़े हुए अश्वनी अनिल गुमस्ते भी थे, तमाम लोग थे। और उस कमेटी के सामने जब चीजें आई और उन्होंने कहा अपने तौर पर कि अपने अपने इक्विपमेंट्स हमको दे दीजिए, हम इसकी जांच करेंगे। 29 इक्विपमेंट्स की जांच हुई थी, उसमें से 5 में जिस मैलवेयर सॉफ्टवेयर का आंका गया और कहा गया कि यह पेगासस के जरिए इस्तेमाल होता है, तो क्या वाकई मैलवेयर ही वो सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल भारत के भीतर जासूसी के लिए किया जा रहा था? उस वक्त सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार की तरफ से जो जवाब आया था, उसने खुले तौर पर इस देश को चौंका दिया था, क्योंकि दुनिया के 22 देशों में इसको लेकर अलग अलग अदालतों में सुनवाई भी हो रही थी, कार्रवाई भी हो रही थी, राजनीति भी हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे थे। इसके दायरे में उस वक्त इजराइल भी था। अमेरिका की अदालत में इजराइल को देखा गया कि उसने इस तरीके का सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है। यह सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आज की तारीख में वो कैसे खुद जुड़ जाती है और क्या कुछ हुआ, उस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस रूप में सरकार ने कहा, उसको जानने समझने से पहले हमें लगता है आज जब यह सवाल खड़ा हुआ और 24 घंटे के भीतर सरकार को दूसरा रुख अख्तियार करना पड़ गया। रविशंकर प्रसाद जी ने एक बड़ी शानदार बात कही। उन्होंने कहा जो आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाने वाले की बात हम सुनाएंगे जो विपक्ष ने आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपना मोबाइल उस वक्त क्यों नहीं दिया था जांच के लिए। तो 29 में से 5 मोबाइल में मैलवेयर सॉफ्टवेयर पाया गया था। लेकिन आज जब वो कह रहे हैं तो एक क्षण के लिए उनकी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं प्रियंका जी पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनके बड़े भाई साहब ने एक पेगासस का विषय उठाया था और याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिनको अपने मोबाइल पर चुनौती लगती है उसको जमा करें। जमा किया था क्या उन्होंने? अब रविशंकर प्रसाद जी को याद हो ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर तमाम फैसले उस दौर में जिस तर्ज पर आए थे और जिन 5 नामों का जिक्र था, उसमें एक नाम राहुल गांधी का भी था, एक नाम वायर के एडिटर इन चीफ सिद्धार्थ वरदराजन का भी जिक्र था, उसमें प्रशांत किशोर के मोबाइल का भी जिक्र था, उसमें रंजन गोगोई चीफ जस्टिस जो भारत के रहे उनका भी जिक्र था, अश्वनी वैष्णव का भी जिक्र था कि उनकी भी खुफियागिरी हो रही है। और जिन 5 इक्विपमेंट्स में जो मालवेयर पाया गया, जो सॉफ्टवेयर था, उस पर जो सरकार का जवाब था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फुल टेक्निकल रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि सरकार कह रही है यह नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी का मामला है, यानी इस पूरे जासूसी कांड को सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और संप्रभुता से जोड़ दिया है। इसके बाद तो कोई रास्ता बचेगा नहीं। लेकिन हो सकता है फिर आपके जहन में सवाल हो कि सरकार एक एक दिन में बदल क्यों रही है, ऐसे ऐसे निर्णय क्यों ले रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने, हमने कल ही आपको अंदेशा दिया है, राहुल गांधी अब तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री सामने बैठे होंगे। तो अब राहुल गांधी से भी पत्रकारों ने जानना पूछना चाहा, आप कुछ तो कहिए। उन्होंने बिल्कुल नहीं, सदन में कहेंगे। एक ऐसी परिस्थिति है जो सत्ता को अब भीतर से हिला रही है। उसे यह समझ में आने लगा है कि उसका हर एक निर्णय
अगर विपक्ष के नेता ने खामोशी में तब्दील कर दिया तो उस निर्णय पर बहस जनता सरकार को ही कटघरे में खड़ा करके पूछेगी इसके मतलब मायने क्या है। और मोबाइल तो इस देश के भीतर हर हाथ में है, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल की खपत भारत में है। और इन सब के बीच सवाल है कि मोबाइल पर निगरानी या मोबाइल जिन हाथों से इस्तेमाल होता है उस पर निगरानी। लेकिन आज जरा राहुल गांधी को देखिए, आज फिर वो खामोश रहे। सर संचार साथी अभी बोलेंगे नहीं मैम, सर संचार साथी अभी बोलेंगे नहीं, थैंक यू। हाउस में बोलेंगे, डिबेट में बोलेंगे, इसको आज उठाएंगे क्या राहुल जी? सर आज डिबेट करेंगे या किस दिन करेंगे? जब तय होगा। ओके सर। तो क्या राहुल गांधी की खामोशी इस वक्त पीएमओ को परेशान कर रही है? क्योंकि मीडिया किन बातों को उठाए और कैसे उठाए सिर्फ विपक्ष को कहने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष का एक चेहरा चाहिए और वो चेहरा इस वक्त खामोश है। और जो चेहरा खामोश नहीं है वो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कल ड्रामा शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के तमाम सवालों को लेकर किया। इसीलिए आज एक झटके में यह निर्देश आ गया कि आप एसआईआर पर डिस्कशन, इस शब्द को छुपा दीजिए, इसके बदले आप चुनाव सुधार ले आइए और चुनाव सुधार पर हम 9 तारीख को चर्चा करेंगे। 10 घंटे की यह चर्चा होगी। यानी ड्रामा शब्द को कैसे ढका जाए। और अब पेगासस का सवाल आया है, जिस पर उस वक्त राहुल गांधी के मोबाइल की भी निगरानी हो रही थी और मोबाइल के जरिए उनकी निगरानी अगर हो रही थी, इस वक्त वो खामोश हैं। तो मैसेज पीएमओ के लिए और खतरनाक है। लेकिन इस खतरनाक परिस्थिति में अक्सर टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, गवर्नेंस के तौर तरीके होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट होते हैं। तो क्या इसीलिए आज ही के दिन तय किया गया अब पीएमओ नहीं कहा जाएगा, सेवा तीर्थ कहा जाएगा। और राज्यपाल भवन भी इनका नाम बदल देंगे और लोक भवन कर देंगे। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति सरकार करती है, वो अधिकतर पॉलिटिशियन होता है, जनता से उसका कोई सीधा संवाद होता नहीं है। चुनी हुई सरकार के पीछे वो खड़ा होता है और चुनी हुई सरकार के हर निर्णय को उसे मानना होता है। बावजूद इसके लोक भवन अब राजभवन हो जाएगा, सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष खामोश रहा। विपक्ष ने कहा यह असंवैधानिक कदम है जो आप मोबाइल के जरिए निगरानी करने की सोच रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जिंदगी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर सब चीजों का जिक्र है। आप निजता पर हमला कर रहे हैं। हर नागरिक की आप निगरानी करना चाहते हैं, उसकी गतिविधियों पर नजर रखना चाहते हैं। वो चाहे कॉल हो, चाहे मैसेज हो, चाहे लोकेशन हो, सारी जानकारी आपको चाहिए। यानी क्या इस देश के नागरिकों को लेकर अगर नागरिक नहीं भी सही तो फिर वही जर्नलिस्ट, वही सोशल एक्टिविस्ट, वही पॉलिटिशियंस, वही जजेस, यानी महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए लोगों को आप ट्रैक किसी अपराधी की तर्ज पर करेंगे? जो सवाल पेगासस के जरिए एक वक्त उठा था, यानी एक बिग बॉस की निगाहें हर वक्त है, बिग ब्रदर हर चीज सुन रहा है, यह मैसेज क्या आप देना चाहते हैं? शायद यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार कहती रह गई कि दरअसल यह एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली है। लेकिन विपक्ष ने कहा जी नहीं, यह तानाशाही है, यह असंवैधानिक परिस्थितियां हैं, यह एक निगरानी प्रणाली है। It's a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. Common sense tells me that these apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling. असल में मुश्किल क्या है? सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, वह तो एक मैसेज इस लिहाज से कन्वे करना चाहती थी कि दरअसल संचार साथी एक कवच है, एक सिक्योरिटी टूल है। और बकायदा उसने कहा भी अपने तौर पर कि दरअसल मोबाइल ऐप के रूप में इसको पेश किया गया है। यह एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी है।
इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि 50 लाख से ज्यादा इसको डाउनलोड किया जा चुका है और यह जनवरी के महीने में लॉन्च किया गया था। 37 लाख चोरी के मोबाइल निगरानी में आ गए। 22 लाख से ज्यादा मोबाइल उन लोगों तक पहुंच गए जिनकी चोरी हुई थी मोबाइल। बावजूद इसके फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि सरकार को कहना पड़ गया आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। यानी सरकार एक तरफ निर्णय ले रही है, दूसरी तरफ उस निर्णय को बदल रही है। तो क्या पीएमओ जिस डिजाइन में चीजों को सोच रहा था पहली बार वो कटघरे में इसलिए है क्योंकि बिहार चुनाव जिस तर्ज पर वो जीत गए उसका आधार है नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पहल उसका एक बड़ा आधार है। और ये धीरे धीरे परिस्थितियां क्या इस मोबाइल और ऐप के जरिए ये मैसेज पीएमओ को देकर परेशान करने लग गई, जहां उसको आज यह निर्णय लेना गया आपकी पीएमओ नहीं कहेंगे, अब सेवा तीर्थ कहेंगे। उसकी वजह क्या? बीते 10-11 वर्षों में जो वोटर तैयार बीजेपी ने अपने किए या फिर प्रधानमंत्री मोदी के शैली के जरिए काम करने के तौर तरीके के जरिए इस देश में जो एक भक्ति भाव की परिस्थितियां पनपने लग गई, तो इसमें क्या 11 बरस में एक नई पौध इस देश में खड़ी हो गई जो सत्ता के उन तरीकों को सही मानती है, जो सत्ता को टिकाए रखे, या फिर उस सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जरा भी इधर उधर होगा तो कोई दूसरा शख्स आ जाएगा। क्योंकि इसकी और बारीकी को समझिए तो बहुत लोगों का बहुत कुछ इस सरकार के साथ स्टेक पर है। सिर्फ कॉरपोरेट का पैसा नहीं, वोटरों की एक कतार है। इस दौर में एक नया समाज या नया समुदाय भी खड़ा हुआ है। यानी हर किसी का कुछ ना कुछ दांव पर है जो इस सरकार के साथ खड़ा है और उसका लाभ उसे मिल रहा है। वो कानून के राज से ऊपर भी कई जगहों पर है। इसे कौन खोना चाहेगा? शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के बदले हम किसी दूसरे को ले आएंगे, लेकिन यह सिस्टम हमको चाहिए। तो इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए इस तरीके से कभी ड्रामा कभी ऐप, इस परिस्थितियों में उलझकर पीएमओ रह गया, तो उसने तय किया अब इसे एक नया नाम दे देते हैं जिससे लगे कि यह तीर्थ स्थल है। तो सेवा तीर्थ नाम दे दिया गया। लेकिन इस दौर में जो एक बंटने की परिस्थिति समाज के भीतर राजनीतिक तौर पर और सामाजिक और आर्थिक तौर पर इस देश के भीतर खड़ी होती चली गई, उसने पहली बार उस मौजूदा सिस्टम को बरकरार रखने के लिए उसी सिस्टम से खिलवाड़ शुरू कर दिया। यानी गवर्नेंस के तौर तरीके इससे पहले तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो भी रहे वो कभी ऐसे तो नहीं रहे। संसद के भीतर की जो पूरी कार्रवाई है कभी ऐसी तो नहीं रही। और इन सब के बीच जो बड़े बड़े निर्णय ये सोच कर लाए गए कि दरअसल इससे जनता का हित होगा, जनता के भीतर से ही वो सवाल उठने लग जाए, लेकिन उस जनता पर प्रभाव ना पड़े जो जनता कहती है कि ये सिस्टम और ये सत्ता बरकरार रहनी चाहिए हर हालत में। तो हर हालत का परिणाम यह हो गया धीरे धीरे अब हमें कभी इधर कभी उधर का रास्ता पकड़ना होगा। इसे हम गवर्नेंस की तानाशाही नहीं कहेंगे। दरअसल यह एक संकट है, एक ऐसा संकट जो पहली बार अपने ही लोगों के जरिए अपने ही लोगों को दायरे में रखकर उठ रहा है। और राजा को संदेश बहुत साफ है, आप इस सिस्टम को बरकरार रखिए अन्यथा हम राजा बदल देंगे। यह आवाज विपक्ष की नहीं है, यह आवाज उस बनाए हुए समाज की है जिस समाज की रचना बीते 10-11 वर्षों में जिन आधारों पे की गई और गवर्नेंस के तौर तरीके उन्हीं के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो इतना बड़ा हो चला है या उसने अपना सब कुछ दांव पर इस दौर में इस तरीके से लगा दिया है जिसमें देश की नौकरशाही हो, देश की न्यायपालिका हो, देश का मीडिया हो, मंत्रियों की कतार हो, सब ये मानकर चल रहे हैं यह कुछ बरकरार रहना चाहिए। और शायद यही सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त रायसीना हिल्स का है, जिसमें एक तरफ पीएमओ है तो दूसरी तरफ
गृह मंत्रालय है और देश इस वक्त इन्हीं के हवाले है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।